is our first EC2 instance. और उसके बाद you will press Control X and you will say yes and then enter. और एंटर करने के बाद कुछ सर्विसेज जो हैं अपने इन सर्विसेज को स्टार्ट करना है. सर्विस HTTP start and check configurations on. So I will simply copy it and I will paste it over here and that's it. So अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और sudo और आप चाहें तो इसको यहाँ भी देख सकते हैं curl localhost 480. तो जो आपने एक HTML का कोड लिखा है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. ओके, तो द थिंग इज कि अगर मैं इसको इस तरह से वेरीफाई करूं कि मैं इसका पब्लिक IP जो है वो कॉपी करूं और एक नया ब्राउजर में ओपन करता हूं और नया ब्राउजर ओपन करके मैं इसका पब्लिक IP यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. सो आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग. मुझे कोई वो वेब पेज जो है यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा. कैन एनीवन प्लीज टेल कि क्या रीजन है? जी तो बता सकते हैं. सर आई गेस आपने सिर्फ SSH की ट्रैफिक अलाउ की थी, सो आई गेस के हमें HTTPD की भी ट्रैफिक अलाउ करनी पड़ेगी सिक्योरिटी ग्रुप में, आउटबाउंड ट्रैफिक. नॉट आउटबाउंड सर, वी नीड टू अलाउ इनबाउंड ट्रैफिक बिकॉज मैंने इनबाउंड में कोई जी जी भी बिल्कुल. जी जी जी. हाँ मैं आता हूँ वंस सर. इनबाउंड रिक्वेस्ट. हाँ मैं आपकी इस बात पे दोबारा आऊंगा कि इनबाउंड मैंने क्यों मेंशन किया है और आपकी बात को मैंने डिनाई क्यों किया है कि आउटबाउंड से मैंने कंसर्न क्यों नहीं रखा. अभी बिल्कुल इसकी तरफ आते हैं सर. अच्छा, इसलिए मैंने एक नया सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किया था कि उसके अंदर क्योंकि पुराने जो सिक्योरिटी ग्रुप से मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें HTTP और HTTPS अलाउ था, लेकिन मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था आप लोगों को कि जब तक आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, जैसे हमारा इस इंस्टेंस का जो सिक्योरिटी ग्रुप है दिस इज वेब सिक्योरिटी ग्रुप 1, तो इसमें इफ यू लुक एट द इनबाउंड रूल्स, अगर हम इनबाउंड रूल्स के ऊपर देखें तो सिर्फ SSH अलाउ है, बाकी किसी किस्म की कोई ट्रैफिक अलाउ नहीं है. सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ऐड सम रूल्स जिसमें आप क्या कहते हैं कि आप HTTP और HTTPS की ट्रैफिक जो है वो भी क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं. तो HTTP एंड HTTPS आप इसको भी क्या करते हैं, अलाउ करते हैं. और कस्टम रहने दें, बेशक फ्रॉम एनीवेयर कर दें, इट्स अप टू यू. और लेकिन इस पे वार्निंग वो आपको लाजमी देता होता है. और मैं रूल जो है वो सेव कर लेता हूँ. ठीक है. अच्छा, इसके बाद मैं दोबारा इस ब्राउजर पे आता हूँ और लेट मी रिफ्रेश दिस पेज. जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, सो यू गाइस कैन सी दिस मैसेज, दिस इज आवर फर्स्ट EC2 इंस्टेंस. सर आपने ब्राउजर क्यों चेंज किया? आप लोगों के लिए बिल्कुल ये मैं बताता चलूँ कि समटाइम क्या होता है, जिस ब्राउजर से आपने लॉगिन किया होता है उस पे बाज़ औक़ात आपको पेज प्रॉम्प्ट नहीं होता. कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता. सो कोई बेट श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा. लकीली कभी हो जाता है और कभी कभी आपका सेम ब्राउजर उसके ऊपर आपको प्रॉम्प्ट नहीं होता. मेरे साथ कई दफा ऐसा होता है क्लास करवाते वक्त, इसलिए मैं पहली हिट जो है वो दूसरे ब्राउजर के ऊपर ही करता हूँ ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम देखने को ना मिले. आपके साथ भी ऐसा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपने इंस्टेंस सही तरीके से लॉन्च किया है, सिक्योरिटी ग्रुप्स आपने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं और उसी सेम ब्राउजर से अगर आपको पेज प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा तो आप 1 से 2 ब्राउजर चेंज करके बिल्कुल इसको वेरीफाई कर सकते हैं. देखें, एक ब्राउजर से नहीं होगा, दूसरे से हो जाएगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे से तो हो ही जाएगा अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल ठीक है तो. ठीक है. तो लकीली दोनों ब्राउजर से हो रहा है, जिसपे मैं लॉगिन हूं उससे भी हो रहा है, दूसरे से भी हो रहा है. लेकिन अगर आपका ना हो किसी बंदे का तो बिल्कुल आप ब्राउजर चेंज कर सकते हैं. ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ किसी के ऊपर मसला आता है तो. अच्छा, मैंने यहाँ पर एक बात आप लोगों ने की कि सर इनबाउंड रूल्स में भी और आउटबाउंड रूल्स में भी, ऑल्दो आउटबाउंड रूल्स में हर तरह की ट्रैफिक जो है इस टाइम अलाउ है. ठीक है, हर तरह की ट्रैफिक अलाउ है. तो मैं काम करता हूँ, मैं एडिट करता हूँ आउटबाउंड रूल्स को और आउटबाउंड रूल्स में मैं हर तरह की ट्रैफिक को डिलीट कर देता हूँ. दैट मीन्स के हर चीज अब क्या हो चुकी है, बेसिकली डिनाई हो चुकी है. मतलब आउटबाउंड रूल में अगर कोई रूल नहीं है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट मीन्स एवरीथिंग इज डिनाइड. हर चीज क्या है, डिनाइड है. तो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और लेट मी रिफ्रेश दिस पेज.
तो मैंने रिफ्रेश किया, यू गाइस कैन सी कि आई एम स्टिल गेटिंग द रिस्पांस। मुझे अभी भी अपने सर्वर से क्या मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। इफ यू स्टिल डोंट बिलीव तो मैं बेसिकली इस पेज को क्लोज कर देता हूँ और नया पेज ओपन करता हूँ और उसके अंदर इसके पब्लिक आईपी को पेस्ट करता हूँ। सो यू गाइस कैन सी आई एम स्टिल गेटिंग द रिस्पांस। कोई बता सकता है जी ऐसा क्यों हो रहा है? ऑल्दो इन माय आउटबाउंड रूल्स, मैंने अपने आउटबाउंड रूल्स के अंदर कोई रूल जो है स्पेसिफाई नहीं किया। दैट मींस आई हैव डिनाइड एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट, ऑल्दो देयर इज नो डिनाई रूल। लेकिन कोई रूल ना लिखना, कोई रूल अलाउ ना करना, कोई ट्रैफिक अलाउ ना करना, उसका अंडरस्टूड मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज डिनाइड। इनबाउंड रूल्स में यू गाइस कैन सी HTTP, HTTPS और SSH जो है वो मैंने अलाउ किए हैं, बट आउटबाउंड रूल्स के अंदर मैंने कोई भी रूल डिफाइन नहीं किया, बट स्टिल आई एम गेटिंग द रिस्पांस फ्रॉम माय सर्वर। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? जी कौन बताएगा जी? जी कोई बंदा एलैबोरेट करना चाहे जी इसको? सर इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिस तरह इन केस ऑफ अगर हम ओपन सोर्स के अंदर आईपी चेन्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वंस एक पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन ओपन हो जाती है तो वो उसका रिस्पांस भी सेंड कर रहा होता है। सर बात आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ी टेक्निकल बात चाहते हैं हम यहाँ पर। तो कुछ यहाँ एग्जैक्ट पर टर्मिनोलॉजी शायद सर मैं ना बता सकूं। कोई बात नहीं, गलत कोई बात नहीं। जी एनीवन एल्स प्लीज, कोई और इसमें ऐड करना चाहे? नो वन, ऑलराइट। अच्छा एक वर्ड सुना होगा, कुछ लोग शायद सिक्योरिटी के चैंपियन हो यहाँ पर, और वो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा स्टेटफुल का, और एक वर्ड शायद आपने सुना हो वो होगा स्टेटलेस का। जी जी सर साहब, ये सुना है आपने स्टेटफुल जी वर्सेस? सर, बिल्कुल सर, स्टेटफुल और स्टेटलेस, बिल्कुल सर। कुछ आइडिया हुआ है आपको? बिल्कुल सर, कि वो वही सर, मतलब जिस तरह मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि वंस हमारी इनबाउंड ट्रैफिक ने पोर्ट 80 को ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो अगर हम वो हैंडशेक का एग्जांपल लें जिसमें 3 स्टेट्स होती हैं, 3 वे हैंडशेक में, तो वंस इसकी स्टेट 1 ओरिजिनेट हो चुकी हुई है, यानी इनबाउंड ट्रैफिक एक दफा आ गई है, तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी होंगे। मतलब वंस वो पोर्ट 80 पे ट्रैफिक आ जाती है तो वो उसका रिप्लाई भी सेंड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ले यार हसीब, क्वेश्चन यही था कि मैंने इनबाउंड रूल्स जो हैं उसमें HTTP, HTTPS और SSH को अलाउ किया है, लेकिन आउटबाउंड रूल्स के अंदर मैंने कोई भी रूल डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में, लोकल वर्ड्स में बोलूं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं अंदर आने का रास्ता तो है पोर्ट 80 से, पोर्ट 22 से और पोर्ट 443 से अंदर आने के रास्ते खुले हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कोई भी नहीं छोड़ रहा मैं। तो लेकिन मेरा ब्राउजर जो है मुझे ये बता रहा है कि तुमने रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसका रिस्पांस भी आ रहा है। हालांकि आउटबाउंड रूल्स के अंदर मैंने कहा है कि हर तरह के दरवाजे, हर तरह की पोस्ट बंद कर दो, कोई भी बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बड़े प्लेन वर्ड्स में बता रहा हूँ मैं ये। अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल बात की जाए तो फायरवॉल्स के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। जो हमारे पास फायरवॉल्स होती हैं वो स्टेटफुल होती हैं। अब स्टेटफुल का मतलब क्या है, इसको मैं बड़ी नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, क्योंकि क्लास में से किसी ने भी मुझे इसके ऊपर एलेबोरेट नहीं किया सवाए नुसरत साहब के। तो मैं चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं। फॉर एग्जांपल एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल लेता हूं मैं, कि लेट्स से ये एक सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल कोई अस्क्री 10 है, या कोई भी आप सोसाइटी ले लें, जहां पर जो है ना एक मेन गेट होता है। आजकल हर सोसाइटी के अंदर आपको पता है इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में मेन गेट होता है उनका, जहां पर वो चेक पॉइंट लगाया होता है उन्होंने। और वहां पर जो है ना आप बेसिकली कह सकते हैं कि दो तरह के उन्होंने दरवाजे छोड़े होते हैं। एक होता है इनकमिंग के लिए, ये इनकमिंग के लिए है, एंट्री के लिए, और ये गेट जो है वो एग्जिट के लिए यूज करते हैं। अब जो गेट वो एंट्री के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर उन्होंने बिठाए होते हैं गार्ड, यहाँ के बिठाए होते हैं गार्ड। और जब भी कोई गाड़ी आती है तो आपको सुनना एक बैरियर लगा होता है। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ के रेजिडेंस नहीं है, आप बेसिकली यहाँ पर कोई घर है जिसको आप विजिट करने आए हैं, तो आप विजिटर हैं। तो जब भी विजिटर कोई बंदा आता है तो वो आपसे पूछते हैं कि जी काइंडली अपना ID कार्ड चेक करवाएं।
सो आप अपना आईडी कार्ड चेक करवाते हैं, वो आपकी वेरिफिकेशन करता है और वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपको क्या कर देता है, आपका रिकॉर्ड रख लेता है और आपको क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। और आप जो है वो इस सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं और जिसके भी घर भी आप विजिट करने आए हैं, तो दावत उड़ाने आए हैं, आप दावत उड़ाते हैं और उसके बाद आप वापस घर जाने की करते हैं 2-3-4 घंटों के बाद। और जब आप वापस आते हैं, वापस निकलते वक्त आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा होता कि भाई कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए। क्यों? क्योंकि एक दफा जब आपका एक रैकेट जो है वो एंटर हो चुका है, तो दोबारा आपसे वापस जाते हुए वो कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, कोई भी आपकी चेकिंग नहीं होती है, किसी भी तरह की इंस्पेक्शन नहीं होती आपकी। दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ स्टेटफुल। ये क्लासिकल एग्जांपल है स्टेटफुल की, कि जो ट्रैफिक आपने इनबाउंड इनबाउंड क्या कर दी, अलाउ कर दी, रिगार्डलेस ऑफ आउटबाउंड रूल्स। कि आउटबाउंड रूल्स क्या कहते हैं, आप बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा बात, क्या कह रहा हूं मैं। स्टेटफुल का मतलब क्या है, कि जब आपको एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर, स्पेसिफिक घर के ऊपर आपकी ट्रैफिक जो है वो इनबाउंड डायरेक्शन के अंदर अलाउ कर दी गई है, रिगार्डलेस ऑफ आउटबाउंड रूल्स। क्योंकि देखिए आउटबाउंड रूल्स में तो कोई रूल ही नहीं है, वो कह रहा है एवरीथिंग इज डिनाइड, बट स्टिल आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स बैक फ्रॉम द सर्वर। आप फिर भी वापस आ पा रहे हैं, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द स्टेटफुल। तो स्टेटफुल के अंदर जो इनबाउंड आप अलाउ कर देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ आउटबाउंड रूल्स, आप बाय डिफॉल्ट जो है उसी की ट्रैफिक जो है वो आउटबाउंड अलाउ भी होती है। अब ये नहीं है कि देखें पोर्ट नंबर 80 के लिए इनबाउंड अलाउ थी ना, तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा जिस तरह का भी, वो बेसिकली अलाउ होगा। ये है स्टेटफुल। और जो आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दीज आर द स्टेटफुल। ये स्टेटफुल हुआ करते हैं हमेशा। और जो आप पढ़ते हैं ना ACLs, और यहाँ पर हम बात करेंगे इसको इन टर्म ऑफ नैकल्स, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, दीज आर द स्टेटलेस। ये क्या होती हैं, स्टेटलेस होते हैं। अब स्टेटलेस की यहाँ पे एग्जांपल दूं, ऑल्दो हमने नैकल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन BPC सेक्शन, लेकिन अभी ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए हमारा। नैकल्स के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल यही मैं अगर एग्जांपल लूं, एक नॉन टेक्निकल और लेम सी एग्जांपल लूं, तो आप ये सोच करें कि जब आप विजिटिंग के लिए जा रहे थे अंदर, तो उन्होंने आपका आईडी कार्ड लेके अपने पास रख लिया। आईडी कार्ड अक्सर रख लेते हैं ना, जब हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाएं विजिटिंग के लिए या सोसाइटी वगैरह में जाएं, तो आईडी कार्ड आपका लेके रख लिया। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये सेम, और आपको एक टोकन नंबर दे देते हैं वो, या कोई रैक नंबर बता देते हैं, या टोकन की फॉर्म में दे देते हैं, कहते हैं ये अपने पास रख लो, जब जा रहे हो तो ये लेकर जाओ, जब वापस आओगे तो सेम यही चीज मुझे दिखाना, मैं देखूंगा कि तुम्हारा आईडी कार्ड इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा। हाँ, अगर पड़ा हुआ है तो तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हें वापस दूंगा और तुम यहाँ से वापस जा सकोगे। यानी कि इनबाउंड जाते हुए भी आपकी इंस्पेक्शन हुई और बाहर निकलते हुए भी आपकी इंस्पेक्शन हुई। यानी कि रूल्स को एवेलुएट किया गया, जब आप इनबाउंड डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहे थे, जब वापस आ रहे थे तब भी कुछ रूल्स को एवेलुएट किया गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता था कि एक बंदा अंदर से बाहर वापस आ रहा है और वो आपसे आईडी कार्ड नहीं मांगता, वो कहता है मैंने आईडी कार्ड दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये एक सस्पिशियस पर्सन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर ये सोसाइटी है कि सोसाइटी की दीवार से फलांग के कहीं और से कोई चोर हो, थीफ हो, जो आया हो और यहाँ से चोरी करके यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड इस रास्ते से बाहर जा रहा हो। इसका मतलब जो है अब इसको यहाँ पे रोक लिया जाएगा कि भाई तुम बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सेशन ही नहीं बना हुआ पहले से, तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं है हमारे पास, और हम तो किसी बंदे को आईडी कार्ड देखे बगैर अंदर जाने ही नहीं देते। तो तुम कैसे अंदर से बाहर आ रहे हो जबकि तुमने हमें आईडी कार्ड भी नहीं दिया। अब इसको मतलब इस ट्रैफिक को यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, क्योंकि ये सस्पिशियस ट्रैफिक है यहाँ पर। तो ये बेसिकली बिहेवियर होता है किसका, नैकल्स का। और नैकल्स जो है दे आर ऑलवेज स्टेटलेस। ये क्या होती है, स्टेटलेस होती हैं। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि इन टर्म ऑफ फायरवॉल भी हम पढ़ते रहे हैं, ये क्या होती हैं, आपकी स्टेटफुल होती हैं। जो रूल इनबाउंड डायरेक्शन में आप अलाउ कर देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ आउटबाउंड रूल, वो ट्रैफिक आपकी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, अलाउ होती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज ये आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब आपने आउटबाउंड रूल्स में हर तरह की ट्रैफिक डिनाई कर दी है, तो अब अंदर से कोई ट्रैफिक स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर नहीं जा सकती। दो चीजें इसके अंदर, एक है जो इनबाउंड आई है, जो अलाउ की है, वो बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड भी अलाउ है। लेकिन एक ट्रैफिक अंदर से बाहर निकलना चाह रही है,
जैसे आप इस इंस्टेंस से कहाँ जाना चाह रहे हैं, इंटरनेट पे जाना चाह रहे हैं, अब आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आउटबाउंड रूल जो है वो आपने क्या कर दिए, हर तरह के रूल्स डिनाई कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमने आउटबाउंड रूल कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो इनबाउंड अलाउ की हैं वो आउटबाउंड अलाउ होंगी, लेकिन कोई अलग से ट्रैफिक स्ट्रेट फॉरवर्ड इस इंस्टेंस से बाहर जाना चाह रही है, इंटरनेट के ऊपर जाना चाह रही है, तो वो बेसिकली अलाउ नहीं होगी, क्योंकि आपने आउटबाउंड रूल्स में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात मेरा ख्याल है हर बंदे को क्लियर हो चुकी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर की वजह से कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, और डिफरेंट सिनेरियोस बनाकर। ठीक है, तो इन शॉर्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स आर स्टेटफुल, और स्टेटफुल का मतलब क्या है वो मैंने बड़ी ही एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल के थ्रू जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि बाकी सब लोगों की बातें क्लियर हो चुकी हैं। जी क्लास, यहाँ तक साथ हैं आप लोग? यार एक्सीलेंट, सब लोगों को क्लियर है तो बहुत जबरदस्त। तो वापस चलते हैं जी यहाँ पर। सो बेसिकली हम अपने इंस्टेंस पे एसएसएच कर चुके हुए हैं, और इफ आई से ये हैंग हो गया है। We are not able to write anything over here. Connection timed out. और यहाँ पर मैंने एक दफ़ा प्रैक्टिकली भी आप लोगों को ये बात दिखा दी है कि अगर मैं गूगल को पिंग कर रहा हूँ तो पिंग नहीं हो रहा। एसएसएच किया है वो हो गया, पिंग किया पिंग नहीं हो रहा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल यही है कि यहाँ पे आपने आउटबाउंड रूल्स के अंदर किसी भी तरह की ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया। लेकिन अगर आप जो ट्रैफिक इनबाउंड भेजते हैं वो डायरेक्टली वापस आ रही है, आपके पास रिस्पॉन्स वापस आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। एनीहाउ, आगे चलते हैं यार, मजीद इससे आगे चलते हैं, और आगे थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं यार EC2 यूजर डाटा की, एंड दिस इज ऑल अबाउट मेटा डाटा। तो EC2 यूजर डाटा में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि यार जब भी मैं एक इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है, और मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जब ये फर्स्ट टाइम बूट हो, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, कोई सेकंड या थर्ड टाइम की बात नहीं हो रही। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये जब स्टार्ट हो तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इसको कुछ अपडेट्स जो है ना, सॉफ्टवेयर की अपडेट्स और कुछ पैकेजेस वगैरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो वो इसको जब ये बूट हो रहा हो उसी वक्त क्या कर ले, इंस्टॉल कर ले, और सारा कुछ इंस्टॉल करके तब पावर ऑन हो, तब फर्स्ट टाइम क्या हो, स्टार्ट हो। क्योंकि जब ये स्टार्ट हो तो हर तरह के पैकेजेस, हर तरह की अपडेट्स, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेट से ही क्या कर चुका हो, डाउनलोड कर चुका हुआ हो। तो ये काम करने के लिए हाउ वी कैन डू दैट, इसके लिए AWS आपको एक ऑप्शन देता है EC2 यूजर डाटा की। और EC2 यूजर डाटा में बेसिकली आप एक बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट जो है वो लिखते हैं, और वो स्क्रिप्ट जो है बेसिकली आपका डेफिनेटली किसी सिंटेक्स के थ्रू ही होगा। तो वो आप लिखते हैं, तो जब वो फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है तो वो साथ ही साथ जो है ना, अगर उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, आपका सिक्योरिटी ग्रुप सही कॉन्फ़िगर है, तो फिर वो क्या करता है कि इंटरनेट से वो पैकेजेस, वो सॉफ्टवेयर, वो इंस्टॉलेशन जो है वो कर लेता है जो आप वहां पर मेंशन करते हैं। सो इन ऑर्डर टू रीड दैट, आप थोड़ी सी बातें तो समझ लें। So it is possible to bootstrap over instances using an EC2 user data script. It is possible to bootstrap over instances by using an EC2 user data script. What does bootstrap mean? Hence the name. Bootstrapping means the task do you want to automate usually when you boot your instance के automatically और जो automation के concepts हैं हमारे,
कि आप चाहते हैं कि जब वो बूट हो, तो आपका इंस्टेंस बूट हो, तो कुछ टास्क जो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कर ले, इंस्टॉल कर ले। सो बूटस्ट्रैपिंग मींस लॉन्चिंग कमांड्स व्हेन द मशीन स्टार्ट्स, that script is only run once, ये एक दफा ही रन होता है when it first starts, जब ये पहली दफा क्या होता है, स्टार्ट होता है। सो पर्पसेस क्या हो सकते हैं कि आप कुछ अपडेट्स जो इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई कॉमन फाइल्स हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, एंड एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। आप कुछ भी सोच सकते हैं, वर्डप्रेस के बारे में सोच सकते हैं, अपाचे सर्वर के बारे में सोच सकते हैं, सिस्टम की अपडेशन के बारे में सोच सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग जो आप चाहते हैं, वो आप बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम आपका इंस्टेंस रन होता है तो उस टाइम पे आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है कि हम चाहते हैं, वी वांट टू मेक श्योर दैट ओवर EC2 इंस्टेंस has an Apache HTTP server installed onto it to display the simple web page। जो Apache का एक टेस्ट पेज है वो उसको डिस्प्ले करे। For it we are going to write a user data script। इसके लिए हम एक user data script लिखेंगे, and this script will be executed, और ये तब execute होगा when the instance first boots, जब instance जो है पहली दफा क्या होगा, boot होगा। और स्क्रिप्ट बहुत छोटा सा है, कोई लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट नहीं है, ये आपके सामने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये मैं आपको अभी इनबॉक्स भी कर देता हूँ। तो सिंपल सा स्क्रिप्ट है, जो अभी हमने कुछ कमांड्स इसमें से रन भी की हैं, अपडेट -y, इंस्टॉल HTTP-y, सर्विस HTTP स्टार्ट एंड चेक कॉन्फ़िगर HTTP ऑन, और स्लैश बिन बैश जो है बेसिकली इसका जो है हमारे पास सिंटेक्स है जो आपने यूज करना है इसके अंदर। और आइडिया इसके ये सब चीजें लिखनी कहाँ पर है, हमने यूजर डाटा स्क्रिप्ट की ऑप्शन कहाँ पर होती है, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली एक नया इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप काम उसी वक्त कर सकते हैं जब आपका इंस्टेंस है वो लॉन्च हो रहा हो। तो पहला एक वेब सर्वर हमारा बिल्कुल अप एंड रनिंग स्टेट में है, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च एन अदर इंस्टेंस, और यू आर ओके विद Amazon Linux, और इंस्टेंस टाइप इज गुड T2 माइक्रो। और अगर आप बिल्कुल इसको ड्रॉप तीसरी ऑप्शन पे जहां पे कॉन्फ़िगर इंस्टेंस की बात आती है, वहां पर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आते जाएं, और एडवांस की कुछ लोगों की एडवांस डिटेल जो है क्लोज होगी, उसको आप एक्सपैंड करें एडवांस डिटेल। तो एडवांस डिटेल के अंदर यहाँ यू कैन सी यूजर डाटा, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल में भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई फाइल डायरेक्टली अटैच करना चाहते हैं आप फाइल चूज कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे जहां भी आपने रखी हुई है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट अ सिंपल टेक्स्ट। हम एक सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एज इट इज जो है इस स्क्रिप्ट को कॉपी करूंगा और मैं आप लोगों को भी इनबॉक्स कर देता हूँ, जो लोग साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी। तो यार ये मैंने इनबॉक्स में भी सेंड कर दी है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर को पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस वही हैं जो पहले हम करते आ रहे हैं। तो टैग के अंदर हम सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी अच्छा सर, मैं ऐसे कि एज़्योर के अंदर मैं ये काम कर चुका हूँ, यानी कि मैं एक बात आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि वहाँ पे लिनक्स के अंदर तो ये ऐसा ऑटोमेशन हो रही थी, बट पर विंडोज़ में मैं जब ये करना चाह रहा था एज़्योर में, तो वहाँ पे बार बार वो प्रॉब्लम दे देता था, वो उसको इंस्टॉल नहीं करता था। तो सर यहाँ पे हम पावर शेल की स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेट्स सपोज हमने किसी डोमेन कंट्रोलर बनाना है या उसका डोमेन DNS का हमने स्क्रिप्ट लिखनी है, तो उसके हम पावर शेल की स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं करेगा, वो करके दिखा देंगे सर विंडोज का। आप चाह रहे हैं कि मैं इधर AWS के अंदर विंडोज के कुछ स्क्रिप्ट लिख के दिखाऊं आपको? सर्वर की सर, सर्वर पे आप अगर ये कोई पावर शेल की छोटी छोटी स्क्रिप्ट चलाएं तो रन। देखिए दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे विंडोज सर्वर के लिए कोई पावर शेल की स्क्रिप्ट अगर आप रन करें, तो यहाँ पे विंडोज सर्वर्स को ऑटोमेट करता है, क्योंकि एज़्योर के अंदर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं ये करने में काम। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया नहीं है। आप करके देखिएगा ना, मैं आपको कुछ वीडियोस रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है, आप वो देखिएगा। और जो विंडोज इंस्टेंस बेसिकली ना जो हमारा सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का जो पूरा ट्रैक है, इसमें हमारा विंडोज बेस्ड जो है ना, मैं इंस्टेंस बिल्कुल अभी लॉन्च करके दिखा दूंगा आपको विंडोज का, लेकिन इससे आगे की जो बातें हैं वो हमारे ना सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ वीडियोस रिकमेंड कर दूंगा जिसमें आप पावर शेल के थ्रू जो भी आप स्क्रिप्ट वगैरह रन करना चाहते हैं ना, वो बिल्कुल आप कर सकेंगे। ठीक है,
चलें ठीक है सर, थैंक यू, नो इशू, ठीक है हेल्प यू सर। आउट बाय दिस वे, मैं इस वे से आपकी हेल्प कर दूंगा। जी जी बेसिकली जो जितना भी हमारा इस टाइम ये सिलेबस जो आउटलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर विंडोज की तो बेसिकली बात करते ही नहीं हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के अंदर। आप मतलब जितने भी चलें कोर्सेज ठीक है। देखेंगे तो, लेकिन मैं रिकमेंडेशन कर दूंगा आपको बिल्कुल, ठीक है। आज ऑब्वियसली यार मैं ठीक है, ग्रुप में थैंक यू। सेंड करूंगा कुछ रिसोर्सेज, वो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। तो आप रन करके देखिएगा, आप भी देखें ना, आपको अज्योर में तो इशू आया है, एडब्ल्यूएस में तो आपने ट्राई नहीं किया, तो एक दफा ट्राई करें, ठीक है। फिर कोई इश्यूज आते हैं तो मुझसे डिस्कस करें, और वो नहीं तो अदरवाइज मैं आपको कुछ वीडियोस भी रिकमेंड कर दूंगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यार, उनको कोई इशू नहीं। ओके, सो दिस इज और नो प्रॉब्लम, EC2 यूजर डेटा, मैं इसका नाम भी अपने टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूँ। और उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर ऑब्वियसली यू नीड टू ऐड HTTP और यू कैन ऐड HTTPS, क्योंकि हमने इसको टेस्ट करना है थ्रू और वेब ब्राउजर, तो डेफिनेटली हम HTTP और HTTP के रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। और इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है लॉन्च विजिट 8 के नाम से, लेट इट गो, और लॉन्च करते हैं जी। और लॉन्च करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू SSH इनटू इट, लेकिन फिर भी हम इसकी एक की यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास काफी कीज पड़ी हैं, तो मैं इसकी की कल वाली यूज कर लेता हूँ, मैं 17, ओके, एंड आई एक्नॉलेज। और उसके बाद हम जी, क्या सवाल है? पुट टैग, हाँ जी यार, नहीं नहीं नहीं, मैं यार बूटस्ट्रैपिंग से पहले भी मैं टैग्स ऐड कर रहा था। अगर आपको ये बात क्लियर हो तो देखें, इसका मकसद क्या है टैग्स का, बड़ा सिंपल सा क्लियर है। पहली चीज कि अगर यहाँ पे टैग्स ना होना तो यहाँ पे नाम नहीं आता। अगर आप टैग नहीं ना यूज करेंगे तो यहाँ पे नाम लिखा नजर नहीं आएगा आपको। अब मेरे यहाँ पे अगर 5 से 10 इंस्टांसेस चल रहे हैं, तो यार मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सा इंस्टेंस किस पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे और डिटेल्स में जाना पड़ेगा इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। दूसरा, बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टैग्स के। आपको जब बिल की सारी रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर बेसिकली जो आप टैग यूज करते हैं ना, वो टैग साथ लगे हुए होते हैं कि इस इंस्टेंस के लिए इतना बिल, इस इंस्टेंस के लिए इतना बिल। तो टैग्स ना हो तो फिर क्या होते हैं, इंस्टेंस की आईडीज होती हैं जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो टैग्स जो है ये फ्रेंडली हैं, एग्जैक्टली यूजर फ्रेंडली नेम है यार। इसको एडब्ल्यूएस को इससे क्या कंसर्न है? एडब्ल्यूएस को तो बेसिकली इंस्टेंस की आईडी से कंसर्न है ना। लेकिन दिस इज फॉर अस कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और बिलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और दूसरा ये जो है कि टैग्स जो है वो आप देखेंगे डिफरेंट सर्विसेज के अंदर वो बार बार हमें टैग की ऑप्शन देता है, जिसमें अब अगर आप सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज की तरफ जाते हैं, लोड बैलेंसर की तरफ जाते हैं, तो कौन सा लोड बैलेंसर किस पर्पस के लिए आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं बाय देयर नेम्स, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम टैग वगैरह यूज करते हैं। अदरवाइज टेक्निकल कोई इनका रीजन नहीं है। हाँ, टेक्निकली अगर देखें तो बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा बहुत ज्यादा आसान होता है कि आप टैग्स लगाते हैं कि जी एडमिन इंस्टेंस और HR इंस्टेंस, इस तरह के आप इंस्टांसेस से आप डिपार्टमेंट्स वाइज सेपरेशन कर सकते हैं। इट कुड बी एनी पर्पस, कोई भी पर्पस उसका। वी कैन SSH टैग एट पब्लिक IP। सर जरा माइक पे आइएगा काइंडली, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था। जब हमने फ्रेंडली नेम इंस्टेंस को ऐड कर दिया, तो जब आप SSH कर रहे होते हैं तो आप इंस्टेंस नेम एट वो जो हम उसका पब्लिक IP SSH कर रहे होते हैं ना, यानी इस पब्लिक IP पे जाके इस इंस्टेंस को SSH कर दो। तो जब फ्रेंडली नेम असाइन कर दिया तो फिर हमारा बन जाएगा SSH-I SSH की एंड देन टैग नेम @public IP। नहीं तो वो इस जो तरह से सर, नहीं ये जो है ना, ये एक टैग है। ये उसके लिए ना, जैसे हम SSH कर रहे थे लास्ट टाइम भी, जैसे मैं कल आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट की ऑप्शन पे जाते हैं और SSH क्लाइंट पे जाते हैं, तो इनफैक्ट यहाँ पर तो यूजर नेम जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है आपका EC2 बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अगर आप वो टैग वाली SSH की बात करते हैं तो वहां यहाँ पर जाकर आपको यूजर नेम क्या करना पड़ेगा, उसका चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ओके हर ओके यूजर नेम जो है वो EC2 हाइफन यूजर होता है, ठीक है। सो टैग इस ठीक है पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ठीक है। आपने मतलब वो सिर्फ सिर्फ एक आइडेंटिफायर
यूजर फ्रेंडली आइडेंटिफायर है कि आप कैसे उनको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या बिलिंग के अंदर आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे, या किसका बिल कितना है किस इंस्टेंस का, तो आप टैग से आइडेंटिफाई करते हैं। अदरवाइज आप क्या कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप उसकी आईडी देखेंगे, यहाँ से आके आईडी मैच कर रहे होंगे, तो दिस काइंड ऑफ टफ स्टफ आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो बहुत शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम। नहीं यार, हमारा इंस्टेंस जो है मीनवाइल रनिंग स्टेट में आ चुका है, जो कि हमने अभी EC2 यूजर डाटा जो है उस जिस इंस्टेंस को हमने रन किया, और उसके ऊपर अगर मैं चेक करता हूं और मैं इसका पब्लिक IP जो है वो ग्रैब करता हूं, एंड लेट मी जंप इनटू अनदर ब्राउजर। कोई बात नहीं यार, मेरा भी देख लो रन होता है कि नहीं होता, ये अक्सर हो जाता है, अक्सर नहीं भी होता, बेफिक्र रहें। और आपके सामने मेरा स्क्रिप्ट जो है वो रन हो चुका है, टेस्ट पेज, और अपाचे का टेस्ट पेज जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो जिनका रन नहीं हुआ, एक दफ़ा तरीके के साथ मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस की हैं। आप एक दफ़ा दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर लें, सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो अपने वेरीफाई कर लें, ब्राउज़र चेंज करके देख लें। ये थोड़ी सी आपको ट्रबल शूटिंग जो है इसके ऊपर करनी पड़ जाती है। ठीक है, सेम सिंटैक्स जो मैंने आपको भेजा है वही मैंने स्क्रिप्ट रन किया है, और आपके सामने जो है अपाचे का टेस्ट पेज जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने ना तो इसको SSH किया, ना मैंने उस वक्त जो है वो पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल किए, डाउनलोड किए। मैंने डायरेक्टली जो है एक स्क्रिप्ट लिखा, यूजर डाटा स्क्रिप्ट, और जब ये पावर ऑन हुआ तो इसने सारी इंस्टॉलेशन अपडेशन जो है वो कर ली थी, और मैंने इसके पब्लिक IP से इसको हिट किया, तो मेरे सामने अपाचे का टेस्ट पेज है ओपन हो रहा है। सर जी काइंडली रिपीट, मुझे बताइए काइंडली रिपीट क्या करूं जी? तलत बता दें क्या रिपीट करूं, मैं कर देता हूं। स्क्रिप्ट वाला यार, ये स्क्रिप्ट है ये। ठीक है, ये स्क्रिप्ट आपने रन करना है, और जब लॉन्च करते वक्त वो यूजर डाटा रन नहीं हो रहा यार, ये तो पता ही नहीं चलता रन नहीं हो रहा, आप रन कर देते हैं एक दफा। सिक्योरिटी ग्रुप देख लें, वहां पे HTTPS आपने अलाउ किया इनबाउंड रूल्स के अंदर, और इसके अलावा तो बस स्क्रिप्ट आपने एज इट इज लिखना है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। ब्राउजर चेंज करके देख लें, ब्राउजर चेंज करके देख लें। मैं तो पहले ही कहा था यार, ब्राउजर आपने लाजमी चेंज करना है, 2 से 3 भी चेंज करने पड़ते हैं, कर लें। बाज़ औक़ात ब्राउजर से भी इशू आ जाता है। यार बाकी लोगों का हो चुका है जी? जी काइंडली कंफर्म कीजिएगा, जो लोग साथ साथ कर रहे हैं वो कंफर्म भी करते रहें। SSH में यार, SSH में भी मोहम्मद मोहसिन एज इट इज कोई इशू आना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने SSH अलाउ किया है, और आप एक टर्मिनल खोल लें यहाँ से, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यही इंस्टेंस के SSH हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो chmod 100, मेरा ख्याल है 17 मई मैंने इसके लिए की यूज की थी, आई गेस मई 17.m और SSH ओके। पब्लिक IP ले आते हैं यार इसका। यार SSH भी हो गया है। You need to be root to perform this command. This is coming up. आपने अपने रूट अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है मोहन मोहसिन?
As you can see, I'm doing the same steps and I have done SSH into my instance. So you need to look into your configurations of your EC2 instance and you need to check your security groups. उनको जरा verify कर लें, otherwise एक दफा ये मैं इंस्टॉलेशन वैसे बाय द वे कर चुका हूँ yum कमांड यूज करके ना स्क्रिप्ट के अंदर। नहीं, नो पैकेजेस मार्क फॉर अपडेट्स, दिस इज वर्किंग, मतलब दिस इज अप टू डेटेड ना। मैं पहले स्क्रिप्ट रन कर चुका हूँ yum अपडेट -y, तो मेरी पैकेजेस बिल्कुल अपडेटेड हैं, तो दैट्स व्हाई इज सेइंग नो पैकेजेस मार्क फॉर अपडेट, कोई पैकेज रिक्वायर्ड ही नहीं है अपडेशन के लिए। यस, आई कैन शो यू माय सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में SHR कुछ भी नहीं है, ये EC2 यूजर डाटा का सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि लॉन्च विजर्ड 8 के नाम से था, और इसमें बस कुछ भी नहीं किया यार। SSH अलाउ है, HTTP और HTTPS अलाउ है इनबाउंड रूल्स के अंदर। यू कैन सी HTTP और HTTPS जो है वो अलाउ है। ये IPv6 के लिए है, तो ये होना जरूरी भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक IPv6 के लिए आप इनको जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दें, मतलब मैं IPv6 के लिए HTTPS और HTTP फॉर IPv6 के लिए, तो 3 रूल्स हैं जी, एक SSH के लिए और बाकी 2 HTTP और HTTPS के लिए, और कस्टम है सारे। सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी। जी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यार, सब लोग यहाँ तक साथ हैं? जी बिल्कुल, हम एक ही की जो है वो 2-3 इंस्टांसेस के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल, नो इश्यू एट ऑल। यार यहाँ तक आप लोग साथ हैं, तो कल बेसिकली हम प्लेसमेंट ग्रुप्स जो हैं उनको डिस्कस कर चुके थे, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं EC2 के, और बिल्कुल लास्ट एंडिंग स्टेट के ऊपर हैं हम EC2 की। लेकिन ये टॉपिक्स क्लियर किए बगैर जो है हम अब EC2 को बिल्कुल वाइंड अप नहीं कर सकते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके ऊपर एग्जाम के अंदर से भी क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग को याद होगा कि 4 टर्म्स की मैं शुरू से जान खा रहा हूँ कि यार हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये टर्म्स शुरू से अब तक चलती आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी मजीद डिस्कशन की जरूरत है, और डिस्कशन जो है हमारी बेसिकली अभी जो होने जा रही है वो स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी पे होने जा रही है, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड चलते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक भी होते हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों एक चीज नहीं है, ठीक है। तो scalability means that an application system can handle greater loads by adopting, तो जैसे ही मेरा लोड बढ़ता जाए तो मेरा सिस्टम, मेरी एप्लीकेशन उस लोड को अडॉप्ट करे और उसके अकॉर्डिंगली एक्सपैंड भी करे, ठीक है। सो स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हमारे पास 2 तरह से हम स्केलेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 काइंड्स हैं इसकी, वर्टिकल स्केलेबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को हम इलास्टिसिटी की टर्म में भी डिस्कस करते हैं। So we need to discuss on 2 things, vertical scalability and horizontal scalability, and scalability is linked but different to high availability. Linked होती हैं आपस में, मैंने कहा हैंड टू हैंड चलती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। और एक बड़ी ही नॉन टेक्निकल एग्जांपल से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। एंड द आइडिया इज के फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर है जी यहाँ पर, और इस कॉल सेंटर के अंदर यू हैव अ जूनियर ऑपरेटर, आपके पास क्या है, एक जूनियर ऑपरेटर है। एंड द रिक्वायरमेंट इज के आप इस बंदे को हायर करते हैं कि यार एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि 10 कॉल्स जो है वो पर मिनट रिसीव करे, 10 कॉल्स पर मिनट रिसीव करें या डायल करे, वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कॉल सेंटर इज। सो 10 कॉल्स पर मिनट, ठीक है। और ये कौन है, आपका जूनियर ऑपरेटर है। लेकिन बाद में क्या होता है, आपका लोड बढ़ जाता है,
मतलब लोड इस तरह से बढ़ता है कि यू हैव लेस रिसोर्सेज और आप कहते हैं कि नाउ वी हैव 20 कॉल्स पर मिनट एंड यू हैव टू डू दैट। लेकिन वो कहते हैं यार मैं तो जूनियर ऑपरेटर हूँ ना, तो मेरी इतनी औकात है ना इतनी एबिलिटी है कि मैं 20 कॉल्स पर मिनट जो है रिसीव करूँ या डायल करूँ। सो कंपनी सेज ओके, इसको फारिग करवाओ, एक सीनियर ऑपरेटर जो है उसको लेकर आओ ताकि जो है वो 20 कॉल्स पर मिनट जो है वो क्या करे, रिसीव कर सके। ठीक है, बट अगेन अगर आपका लोड और एक्सपैंड करता है और आप इस सीनियर से कहते हैं कि यार तो अब तुमने जो है वो 30 कॉल्स पर मिनट रिसीव करनी है, सो स्टिल देयर इज अ लिमिट, एक लिमिट है, सीनियर की भी एक लिमिट है ना, वो इतना तो अब नहीं कर सकता कि 30 कॉल, इवन कि ये भी एक हम रफ एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज इवन नॉट पॉसिबल, दिस इज इवन नॉट पॉसिबल, लेकिन एक फॉर द सेक टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब आप कहते हैं कि यार तुम्हें 30 कॉल्स पर मिनट जो है वो रिसीव करनी है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सीनियर हो जूनियर हो, एक लिमिट होती है ना काम की, उससे ज्यादा तो वो लोड नहीं ले सकता। इसी तरह जब हम बात करते हैं ना वर्टिकल स्केलेबिलिटी की, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम उसी जूनियर ऑपरेटर को रिप्लेस कर रहे हैं सीनियर ऑपरेटर के साथ। लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास एक इंस्टेंस है, फॉर एग्जांपल एक EC2 इंस्टेंस है और इसकी रैम जो है फॉर एग्जांपल दिस इज 2 GB, और ड्यू टू द लोड ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द एप्लीकेशन आप कहते हैं कि यार ये इसकी रैम स्टिक जो है वो हमें अपडेट करनी है, इंक्रीज करनी है, तो आप उसको 2 GB से कहाँ ले आते हैं, 4 GB पे ले आते हैं। मजीद लोड बढ़ता है तो आप कहते हैं यार इसको 4 GB से 1-2 महीने बाद आप कहते हैं इसको 4 से कहाँ ले आओ, 8 GB पे ले आओ। मजीद लोड बढ़ता है तो आप उसको 16 या 128 पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो बाद में वो ये मॉड्यूल्स जो हैं, एक तो वैसे ही रैम के कुछ स्लॉट्स होती हैं और दूसरा एक आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिट होती है कि जी इतनी रैम सपोर्टेड है इस हार्डवेयर के लिए। तो अल्टीमेटली आपको एक हार्डवेयर की लिमिट जो है वो क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ जाती है जब आप वर्टिकल स्केलेबिलिटी के अंदर जाते हैं। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी सिंपल क्या है कि आप अपना इंस्टेंस चेंज नहीं करते, आप नया इंस्टेंस ऐड नहीं करते, आप उसी सेम इंस्टेंस के जो रिसोर्सेज हैं उनको बेसिकली क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या अपडेट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। So vertical scalability means increasing the size of instance, instance का size increase कर देना, जैसे आपने जूनियर को सीनियर से यहाँ पे रिप्लेस किया, या आपने T2 माइक्रो को स्केल करने के लिए क्या कर दिया, T2 लार्ज कर दिया, ये माइक्रो था और आपने क्या कर दिया, इसको लार्ज कर दिया। ठीक है, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वर्टिकल स्केलेबिलिटी। So vertical scalability is very common for non-distributed systems such as database. So RDS, Elastic Cache are the services that can स्केल वर्टिकली। बिल्कुल बात करेंगे जब हम डेटाबेसेस की तरफ आएंगे, RDS क्या है, इलास्टिक कैश क्या है। सो देयर इज यूजुअली अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन वर्टिकली स्केल, हार्डवेयर लिमिट। कहता है अल्टीमेटली यू नीड टू फेस, यू हैव टू फेस अ हार्डवेयर लिमिट, कितना का अपडेट कर लोगे। अब ये तो नहीं हो सकता है 256 GB तुम रैम इसके अंदर लगा दो, हो सकता है इसका हार्डवेयर इसको सपोर्ट ना करता हो। ठीक है, अक्सर आपने देखा है छोटे जो पुराने लैपटॉप्स हैं उनके ऊपर विंडोज 10 सपोर्टेड नहीं है, विंडोज 8 सपोर्टेड नहीं है, उनके ऊपर अभी तक जो है XP और 7 चल सकती है। कुछ पुरानी मशीन्स हैं हमारे अभी तक जो चल रही हैं वो विंडोज 7 सपोर्टेड है, विंडो 10 सपोर्ट ही नहीं करता, वो विंडोज 8 भी सपोर्ट नहीं करता। तो हार्डवेयर की लिमिट जो है वो एक बड़ा चैलेंज होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी के अंदर। और एक दूसरे एंगल से बात की जाए तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप वर्टिकल स्केलेबिलिटी की तरफ जाते हैं और इसी की तरफ पुश करते रहते हैं, तो बाज़ औक़ात अगर आपके पास एक सिंगल इंस्टेंसेस है तो अगेन यू आर एट रिस्क, दिस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि एक ही आपका इंस्टेंस था और उसी को आपने अपग्रेड करते गए, उसके इंस्टेंसेस साइज को, इंस्टेंस के साइज को बढ़ाते गए, तो स्टिल यू डोंट हैव द हाई अवेलेबिलिटी अभी भी आपके पास नहीं है अगर आपके, इफ यू हैव अ सिंगल इंस्टेंस। हाँ ठीक है, अगर आपके पास 2 से 3 इंस्टेंसेस है और आप इनको वर्टिकली स्केल अप करते रहते हैं, ठीक है, तो कितना करेंगे, अल्टीमेटली डेफिनेटली आपको कोई इंस्टेंस जो है वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ जाएगा। जब इनके रिसोर्सेज यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे और हार्डवेयर लिमिट जो है ये उसको रीच कर जाएंगे, तो तब आपको डेफिनेटली इसको हॉरिजॉन्टली स्केल अप करना पड़ेगा। सो ये वर्टिकल स्केलेबिलिटी जो है उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या है कि कल को लोड बढ़ता है तो बजाय इसके कि आप और इंस्टेंस लेकर आए, एक आप उसी इंस्टेंस के जो कुछ रिसोर्सेज हैं, जो हार्डवेयर है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसी की कैपेसिटी जो है, इसी का जो साइज है वो वर्टिकली क्या कर लेते हैं, स्केल अप कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका फायदा है कि बजाय इसके एक सर्वर खरीदना एक जगह पे और दूसरी जगह पे उसी सर्वर का एक छोटा सा मॉड्यूल खरीद लेना,
तो कंपैरेटिवली दिस इज चीप, लेकिन नुकसान मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो ये बेसिकली एग्जांपल थी वर्टिकल स्केलेबिलिटी की, इसको टेक्निकली और नॉन टेक्निकली हमने डिस्कस किया। सो लेट मी जंप इनटू हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है, जब आप नंबर ऑफ इंस्टांसेस हैं वो क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन के लिए, सिस्टम के लिए इंक्रीज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप इस जूनियर ऑपरेटर को, लेट्स से वी हैव 6 जूनियर ऑपरेटर, या 6 नहीं, अभी एक ही है, एक ही जूनियर ऑपरेटर अभी आपके पास, बाकी जो है वो आपके पास जूनियर ऑपरेटर्स नहीं है अभी। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 10 कॉल्स पर मिनट। जैसे आपकी 20 कॉल्स पर मिनट होती हैं तो आप इसको इसके ऊपर लोड नहीं डालते, आप उसके लिए एक और जूनियर ऑपरेटर हायर करते हैं और उसको आप 10 कॉल्स पर मिनट लोड जो है उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर आपके पास 10 कॉल्स और आती हैं तो उसके लिए आप एक और जूनियर ऑपरेटर जो है ऐड करते जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। जी मोहम्मद मोहसिन, आपका सवाल है जी, बिल्कुल पूछें जी मोहम्मद मोहसिन। सर आवाज आ रही? जी मेरी आवाज आ रही है आपकी। सर क्वेश्चन मेरा ये था, अगर क्लाउड हमें प्रोवाइड कर रहा है सर्विस के, वो हाई टॉलरेंस प्रोवाइड करता है और रिडंडेंसी सारी चीज़ों की, तो फिर हमें ये हेडेक क्यों लेनी पड़ती है कि हमें इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स आपने कल बताए थे, क्लस्टर ग्रुप और या फिर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में हमें अपने इंस्टेंस क्रिएट करना अपने डाटा को सेव करने के लिए। अगर क्लाउड हम हमारे साथ ये कमिट कर रहा है तो हमें फिर इसकी हेडेक लेनी पड़ती है। जैसे अभी आपने बताया कि वर्टिकल अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं और अगर हमारा वो इंस्टेंस के साथ कोई इशू हो जाता है तो हम सब लूज कर जाते हैं। बट क्लाउड को हमें कमिट कर रहा है कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर है और कुछ बैकअप की हेडेक को ले रहे हैं। चलिए मोहसिन, ऐसा है कि देखें, क्लाउड ये कहता है कि मैं आपको हाई, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि वो जो कमिट करता है कि मैं आपका डाटा आपको हाईली अवेलेबल होगा, सिक्योर होगा, मैं हाई अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करूंगा। देखें इसमें आपको ऑप्शन दी जाती है कि अगर तुम अपना डाटा हाईली अवेलेबल चाहते हो तो मैं उसकी तुम्हें गारंटी दूंगा, क्लाउड ये कमिट करता है। लेकिन वो हाईली अवेलेबल की सर्विसेज अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कमिट करूंगा। देखिए उसके ऊपर यू नीड टू बियर कॉस्ट, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, डेटाबेसेस की एग्जांपल लेता हूँ। एडब्ल्यूएस कहता है कि अगर तुम्हारा ये एक डीबी इंस्टेंस है और तुम इसकी कॉपी जो है वो सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या करते हो, रेप्लिकेट करते हो, तो मैं इसके ऊपर तुम्हें कॉस्ट नहीं डालूंगा। लेकिन अगर तुम यही डाटा सिंक्रोनाइज करते हो किसी और रीजन के अंदर, उसके ऊपर मैं कॉस्ट डालूंगा। अब ऑप्शन इज योर, ऑप्शन आपकी है कि आपने सेम के अंदर रखना है या डिफरेंट रीजन के अंदर रखना है। तो सिक्योरिटी से मुराद ये है कि अगर आपने एक फाइल अपलोड की है, वो कहता है मैं इसकी जो हाई अवेलेबिलिटी तुम्हें दूंगा, लेकिन यार चूज तो आपने करना है ना कि आपको हाईली अवेलेबल चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको कितने रीजन के अंदर सर्विसेज चाहिए। आप कहते हैं नहीं यार सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डाटा रखना सस्ता है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डाटा रखना महंगा है, तो आप ऑप्शन तो आपने चूज करनी है और पैसे तो उसने, आप वो सर्विसेज हर तरह की देता है, आपने क्या चूज करना है वो आप चूज करेंगे तो वो आपको कमिट करेगा और डेफिनेटली जो आप चूज करेंगे उसके ऊपर वो आपसे सर्विसेज भी चार्ज करेगा। चल जबरदस्त, समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है यार। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे लोड बढ़ता रहता है वैसे वैसे कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो एक ही लंबा सा ये 7 फीट का एक सीनियर ऑपरेटर रखें, वो 2.5 फुट के जो है ना छोटे छोटे जूनियर ऑपरेटर्स हायर कर लेते हैं कि चलो यार इनसे ही काम करवाए दो, ठीक है। तो वो अब दूसरा इसमें देखें ना खूबसूरती क्या है, खूबसूरती है कि फॉर एग्जाम्पल ये जूनियर ऑपरेटर्स आप बीमार हैं, ये आज नहीं आ सकते, सो यू स्टिल हैव मल्टीपल जूनियर ऑपरेटर्स, तो आप थोड़ा थोड़ा लोड इनके ऊपर ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी तो होगी, बट दिस इज नॉट व्हाट वी हैव अचीव्ड हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी अभी भी हमें अचीव नहीं हुई। अच्छा अब हाई अवेलेबिलिटी जो है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरा कहने का ये है कि सपोज करें कि ये एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं सारे ऑपरेटर्स, यानी कि एक ही बिल्डिंग के एक फ्लोर के अंदर ये आपका कॉल सेंटर है, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क के अंदर है, किसी बिल्डिंग के अंदर XYZ के अंदर, और सारे जो है ऑपरेटर उसी एक सेम लोकेशन के ऊपर बैठे हैं। सो अगर यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू आ गया या ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर कोई ऐसा फ्लड आ गया, तो
हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा जो है वो कॉल सेंटर क्रैश कर जाए। तो कहता है इसको अगर तुमने हाईली अवेलेबल बनाना है, ये थी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। अब हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के अंदर इसको हाईली अवेलेबल कैसे बनाना है, तो कहता है कि यार ये काम ना करो, काम कुछ ऐसे करो कि कुछ 3 तुम्हारे जो जूनियर ऑपरेटर्स हैं उनको कहीं न्यूयॉर्क की बिल्डिंग के अंदर बिठाओ, और जो बाकी 3 जो तुम्हारे जूनियर ऑपरेटर्स हैं उनको किसी सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग के अंदर बिठाओ, ताकि अब इससे मुराद क्या है, अगर आप एडब्ल्यूएस की टर्म में रहें तो आप समझे 2 डिफरेंट एजी हैं। ये एजी ए है, ये कोई एजी बी, अवेलेबिलिटीज ऑन ए और अवेलेबिलिटीज ऑन बी इन डिफरेंट लोकेशंस या इन डिफरेंट रीजन, जो आप कह सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय हाईली अवेलेबल, कि आपकी लोकेशन भी क्या है तो डिफरेंट है। अब ड्यू टू एनी रीजन, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या कोई और रीजन भी होती है, अगर एक आपका अवेलेबिलिटी जोन या एक बिल्डिंग जो है वो क्रैश कर जाती है या जूनियर ऑपरेटर्स जो हैं उनके ऊपर किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यू स्टिल हैव सेकंड लोकेशन टू ऑपरेट योर सर्विसेज। ठीक है, सो दिस इज हाई अवेलेबिलिटी पैरेलल विद द हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। तो आप यहाँ पे चाहें तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबल करते रहें इनको और जूनियर ऑपरेटर्स ऐड करते रहें अगर आपका लोड बढ़ता रहता है, और ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, और ये भी यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है, और मीनवाइल ये क्या है, आपकी हाई अवेलेबिलिटी भी है कि आपके पास जो बेसिकली 2 मल्टीपल लोकेशंस हैं, आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, कि मतलब जो कॉल्स आती हैं 100 कॉल्स आती हैं, 50 कॉल आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, 50 कॉल आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या है, हाईली अवेलेबल है। और अगर एक साइड डाउन कर जाती है तो फिर 100 की 100 कॉल्स आप उसी लोकेशन के ऊपर भेज देते हैं। सो मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हाई अवेलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी बोथ गोज हैंड इन हैंड, लेकिन these are two different terminologies and different scenarios. So high availability usually goes hand in hand with horizontal scaling. High availability means running your application system in at least 2 data centers, means 2 different availability zones. The goal of high availability is to survive a data center loss. तो data center loss भी हो जाए तो आपके पास highly availability होनी चाहिए. The high availability can be passive for RDS, multi-AZ for example. बात करेंगे multi-AZ की, RDS की क्या होती है जब databases की तरफ आएंगे. The high availability can be active for horizontal scaling. So this is all about vertical scalability and horizontal scalability as well as the high availability. अब यहाँ पे एक समराइज करें अगर इस चीज को हम फॉर EC2 इंस्टेंस के तौर पर, तो कहता है वर्टिकल स्केलिंग क्या है, इंक्रीज द इंस्टेंस साइज। और जब हम बात करते हैं ना वर्टिकल स्केलिंग की, तो हम 2 वर्ड यूज करते हैं, या तो स्केल अप या स्केल डाउन। यानी कि इंस्टेंस का साइज आपने इंक्रीज किया तो स्केल अप, अगर इंस्टेंस का साइज आपने कम कर दिया तो स्केल डाउन। फॉर एग्जांपल फ्रॉम T2 नैनो, जिसके अंदर 0.5 GB रैम है और 1 वर्चुअल CPU है, और इससे आपने इसको स्केल अप किया, और इतना स्केल अप किया कि U-12 TB1.metal, जिसके अंदर 12.3 TB ऑफ रैम है और 448 वर्चुअल CPUs हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग और स्केल अप। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। और जब हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करते हैं तो हम 2 टर्म यूज करते हैं, स्केल आउट एंड स्केल इन। जब आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं दिस इज स्केल आउट, ठीक है। और जब आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कम करते हैं, मतलब ये 2 टर्मिनेट हो गए, पीछे रह गए 2, कम हुए अब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, तो दैट मींस स्केल इन। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए AWS जो है वो आपको इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें डिस्कस करने पड़ते हैं, जो है ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लोड बैलेंसर। अब ये है ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लोड बैलेंसर कहां पर, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर। बट अगेन दिस इज नॉट हाईली अवेलेबल। ऑटो स्केलिंग ग्रुप से मुराद ये है कि यार आपका ना एक ग्रुप होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, जैसे लोड बढ़ता है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ते रहते हैं, बट स्टिल दे आर इन सेम अवेलेबिलिटी जोन, दिस इज नॉट हाईली अवेलेबल। तो जब अगर आपने हाई अवेलेबिलिटी की बात करनी है तो उसमें बेसिकली अगर आप देखें ऑटो स्केलिंग ग्रुप विद मल्टी एजी, जब मल्टी एजी की बात करेंगे तब बात आएगी किसकी, हाई अवेलेबिलिटी की। आप लोड बैलेंसर की बात करते हैं, लोड बैलेंसर के साथ जब आप मल्टी एजी की बात करते हैं तब आप अचीव करते हैं क्या, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो रन इंस्टेंसेस फॉर द सेम एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल एजी। जैसे आपका एक वेब सर्वर है,
तो वो सेम वेब सर्वर आपका कैलिफोर्निया के अंदर भी हो सकता है, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर भी हो सकता है, टोक्यो के अंदर भी हो सकता है, मुंबई के अंदर भी हो सकता है। तो सेम एप्लीकेशन है, आपके डिफरेंट रीजन के अंदर चल रही है, ठीक है। तो ये है मल्टी एसी का कॉन्सेप्ट, सेम एप्लीकेशन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुंबई की जो आपकी लोकेशन है, वहां पे आपका इंस्टेंस जो है वो डाउन हो चुका है, तो स्टिल यू हैव मल्टीपल लोकेशंस टू राउट योर ट्रैफिक ऑन डिफरेंट इंस्टेंस, so this is called high availability, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। इसके बाद बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन बाय वन इन्हीं को, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अदरवाइज हम लोड बैलेंसर की तरफ मूव करते हैं यार। अच्छा, लोड बैलेंसर स्टार्ट करने से पहले ना मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देना चाहूंगा। मैं समझता हूँ बात नहीं है दूरी ना रह जाए, कि अगर आपने विंडोज इंस्टेंस लॉन्च करना हो तो वो कैसे आप लॉन्च कर सकते हैं। इससे ज्यादा की बात मैं नहीं करूंगा, ऑल्दो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपनी तसल्ली भी नहीं होती यार कि आप लोगों को ये बातें ना बताई जाएं। तो अभी तक हमने जो है ना, ताकि ना फिर हम लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिस्कस करके इसी टू को वाइंड अप कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले ना विंडोज इंस्टेंस कैसे आप लॉन्च कर सकते हैं मैं थोड़ी सी डिटेल उसके ऊपर कर लूँ। तो नॉर्मली जैसे 2 से 3 डिफरेंसेस हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, बाकी वैसे इंस्टेंस लॉन्च करते हैं हम जैसे हमने अभी लाइनक्स बेस्ड इंस्टेंस लॉन्च किए। तो ये बेसिकली हमारा वेब सर्वर और EC2 यूजर डाटा जो लाइनक्स बेस्ड है वो रन हो रहे हैं। सो आप जाते हैं लॉन्च एन इंस्टेंस के ऊपर, और लॉन्च एन इंस्टेंस के ऊपर आप पहले फ्री टियर पे क्लिक कर लें ताकि सारे फ्री वाले सामने आ जाएं, और उसके बाद आप बेसिकली कोई भी इंस्टेंस पकड़ें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ विंडो सर्वर 2016 बेस पकड़ लेते हैं जी, आप ये पकड़ लें और देखें उसी तरह MI चूज किया, लेकिन इस बार लाइनक्स नहीं हमने चूज की, इस बार हमने विंडोज सर्वर 2016 की है। और बिल्कुल जी इंस्टेंस टाइप हम यही चूज करें, और कॉन्फ़िगर इंस्टेंस में नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 चाहिए। डिफॉल्ट VPC के अंदर कोई प्रेफरेबल सबनेट हम नहीं कर रहे, पब्लिक IP जो है दैट इज अनेबल, फाइन। स्टोरेज, हाँ जरा एक डिफरेंस, पहला डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जब आप लाइनक्स बेस्ड इंस्टेंस लॉन्च करते थे ना, तो वहां पर जो फ्री टियर एलिजिबल लिमिट थी वो थी 8 GB, ठीक है, लाइनक्स बेस के लिए। विंडोज बेस के लिए यहाँ देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा नजर आया, 30 GB नजर आया। तो ये विंडोज बेस्ड इंस्टेंस के लिए जो है ना, जो फ्री टियर की लिमिट है वो 30 GB है। हाँ, इससे ज्यादा आप चाहे 50 कर दें, इसको 100 कर दें, 200 कर दें, यू कैन डू दैट, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको बिलिंग होगी। तो 30 से ऊपर आपने नहीं जाना अगर आप बिलिंग से बचना चाहते हैं तो लाइनक्स बेस के लिए 8 GB होती है फ्री टियर की लिमिट, और विंडोज बेस्ड इंस्टेंस के लिए क्या होती है, 30 GB होती है। और ये बेसिकली अब आप समझ लीजिए जो रूट है ना, ये बेसिकली ये आपकी C ड्राइव होगी, ये क्या होगी, C ड्राइव। अब खाली C ड्राइव से तो काम नहीं चलने वाला आपका, डेफिनेटली आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्राइव्स आपको चाहिए होंगी। तो जिस तरह से हम EBS अटैच कर रहे थे, फर्दर एडिशनल वॉल्यूम अटैच कर रहे थे, आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मुझे 500 GB चाहिए, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और फिर ये समझ लें आपकी बाद में जाके इसको आप नाम देंगे D का या E का या F ड्राइव का, जैसे आप अपने नॉर्मली अपनी मशीन के अंदर रखते हैं। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो आपको अटैच करना पड़ेगा अगर आप विंडोज बेस्ड सिस्टम की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर बिलिंग पड़ेगी, लिहाजा आई एम गोइंग टू क्रॉस दिस। तो 30 GB जो है वो इसकी C ड्राइव की बेसिकली स्पेस है जो कि फ्री टियर लिमिट के अंदर आती है। और उसके बाद टैग्स, अब देखें ना ये मेरा विंडोज बेस्ड इंस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली उसको डिस्टिंग्विश करूंगा ना बाकी इंस्टेंसेस से, इसलिए मैं टैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दिस इज ओवर विंडोज इंस्टेंस, विंडोज सर्वर है बेसिकली। तो विंडोज 2016 लिख लें आप ताकि आपको याद हो कि ये बेसिकली सर्वर की बात हो रही है। विंडोज 2016 इंस्टेंस, ओके। और उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, अब देखें बाय डिफॉल्ट ये सेकंड डिफरेंस था। यहाँ पर आप देखें कि पहले जब हम लाइनक्स बेस्ड इंस्टेंस लॉन्च करते थे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद SSH और पोर्ट नंबर 80 जो है वो हमारे लिए एक रूल जो है बाय डिफॉल्ट अलाउ कर देता था, ठीक है।
तो आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स आती हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया है, RDP जो है वो ओपन कर दिया, उसकी पोर्ट नंबर 3389 जो आपके लिए ओपन कर दी, ताकि आप इसको क्या कर सकें, RDP कर सकें। याद रहे कि जो लाइनक्स बेस्ड इंस्टेंस हॉस्टेज होते हैं उसको हम SSH करते हैं, और जो विंडोज बेस हैं हमारे उनको हम क्या करेंगे, RDP करेंगे, और उसके लिए हमें RDP क्लाइंट भी चाहिए होगा, और उसकी पोर्ट नंबर 3389 जो है हमारे लिए क्या है, ओपन है। ठीक है, तो ये एक दूसरा डिफरेंस था जब हम एक विंडोज इंस्टेंस जो है वो क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, सो आई एम गुड टू गो विद दैट। नहीं भाई, पोर्ट नहीं चेंज करनी है आपने, RDP की पोर्ट यही होती है, रिजर्व पोर्ट है। रिव्यू करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, लॉन्च कर देते हैं। और यहाँ पर वो आपसे कह रहा है जी चूज आ की पेयर, तो आई गेस मेरे पास विंडो का की पेयर तो पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। चलें एक की पेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं विन के नाम से, विन 19 के नाम से, मतलब आज की डेट, और विंडोज के लिए बेसिकली की पेयर है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। विन 19 डाउनलोड कर लेते हैं जी इसको, और डाउनलोड करके हम ये इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर लास्ट टाइम जब मैंने स्टडी की थी तो उस वक्त मेरे जहन में नहीं था ये सवाल। सर एज़्योर के अंदर बेस्टन सर्विस मैंने अभी रिसेंटली इसको रीड किया, तो उस तरह की सर्विस यहाँ पे AWS में कौन सी होगी सर? बेस्टन होस्ट की, सर बेस्टन, हाँ जी, सर्विस जो वर्चुअल आईपी के थ्रू हम सिक्योरली ओपन करते हैं एज़्योर में, तो सर यहाँ AWS के अंदर कोई ऐसी सर्विस है? यार जो बेस्टन होस्ट है ना, बेसिकली ये हमारे ये ऑन डिमांड इंस्टांसेस हैं, यही बेस्टन होस्ट होते हैं हमारे। सर वो सिक्योर, वो सर ओपन करने की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे RDP आप कर रहे हैं या SSH कर रहे हैं, वो ओवर द बेस्टन होस्ट ओपन करते हैं, ओवर द SSL सिक्योरिटी TLS पे ऐड करते हैं, एज़्योर के अंदर ओपन करते हैं। वो क्या करता है कि वर्चुअल आईपी पे हिट करता है, जहाँ पे हमारे पब्लिक आईपी जो मशीन के हैं इंस्टेंस के, वो हाइड कर देता है उसको। तो सर यहाँ पे AWS के अंदर ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ पे हमारे पब्लिक आईपी हाइड हो जाए, और जो वर्चुअल आईपी हो जो बेस्टन से सर्विस जैसे वहां पे है, तो इस तरह की कोई सर्विस इस तरह पे वो। नहीं, देखें यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो जो मैं अभी आपके सामने SSH कर रहा हूँ, वो मैं एग्जैक्टली जो है इसके पब्लिक आईपी के थ्रू कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई वर्चुअल आईपी वाली कोई ऑप्शन नहीं है। हमने मल्टीपल इंस्टांसेस रन किए हैं, उनकी आप डिटेल्स के अंदर भी आए तो कहीं पे यू कैन नॉट इवन सी द वर्चुअल आईपी। आपको 2 आईपी नजर आ रहे हैं, प्राइवेट आईपी नजर आ रहा है, पब्लिक आईपी नजर आ रहा है, और तीसरा आपको इलास्टिक आईपी नजर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर वर्चुअल आईपी की कोई ऑप्शन भी आपको नजर नहीं आ रही। अगर AWS कोई ऐसी ऑप्शन देता तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नजर भी आ रही होती। सर वो यहाँ इंस्टेंस पे ऑप्शन नहीं होती, वो सेपरेट एक सर्विस होती है सर, वहाँ पे एज़्योर के अंदर सेपरेट सर्विस है बेस्टन, वो बेसिकली वर्चुअल नेट पे हमें VNet पेयरिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम उसको ऐड करते हैं, तो वो डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट सर्विस है, वो एडवांस भी सर्विस है उनकी। तो यहाँ पे मैं AWS उस टाइम, नहीं लास्ट टाइम जब मैं स्टडी, उस टाइम मैंने, देखिए, नहीं यहाँ पे ऐसी कोई सर्विस नहीं है। चलें ठीक है सर, थैंक यू। नहीं यार, हमारा विंडोज ये जी विंडोज इंस्टेंस जो है 2016 दिस हैज बीन लॉन्च, उसकी स्टेट जो है वो रनिंग है। अच्छा, इसको कनेक्ट करने का ना थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप कनेक्ट के ऊपर आते हैं तो RDP क्लाइंट के ऊपर जाते हैं तो वो कहता है डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है, इसको डाउनलोड करने का ऐसे फायदा कोई नहीं है फिलहाल आपको। डाउनलोड करके अपने पास बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको यूजर नेम बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, और आपको फुल एड्रेस जो है वो यहाँ पर देता है, और वो फुल एड्रेस ये आप अपनी मशीन में तो रख लेते हैं। यहाँ पर आपको पब्लिक DNS जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे इस फाइल में भी उसने ऐड किया है, ये पब्लिक DNS है बेसिकली। और उसके बाद यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका यूजर नेम है, और पासवर्ड के लिए वो कह रहा है गेट पासवर्ड, कि पासवर्ड अभी उसने आपको साइन नहीं किया। अब पासवर्ड कैसे मिलेगा हमें? आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो कहता है पासवर्ड इज नॉट अवेलेबल, यू हैव टू वेट एटलीस्ट 4 मिनट्स आफ्टर लॉन्चिंग योर इंस्टेंस। कहता है हौसला रखो, 4 मिनट तक इंतजार करो, उसके बाद तुम्हें पासवर्ड मिल सकता है। और किस मेथड से मिलेगा वो भी हम बिल्कुल अभी देख लेते हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बेसिकली आपकी विंडोज के अंदर डिफॉल्ट RDP क्लाइंट होता है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है इसको आप ओपन करते हैं
और इसको ओपन करने के बाद आपने बेसिकली आप इस फाइल से बेसिकली डीएनएस उठा लें, या आप यहाँ से कनेक्ट में जाएं और आरडीबी क्लाइंट पे जाएं, तो ये आप यहाँ से क्या करेंगे, डीएनएस को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। और शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपने बेसिकली क्या करना है, यूजर नेम एंटर करना है। तो ये यूजर नेम अभी एंटर कर दें, चाहे तो बाद में कर दें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूजर नेम एंटर करेंगे। अब मैं यूजर नेम एंटर करता हूँ तो मुझसे वो क्या पूछता है, इसके बाद वो पासवर्ड पूछता है, और राइट नाउ आई डोंट हैव एनी पासवर्ड, मेरे पास पासवर्ड नहीं है। तो टू गेट पासवर्ड मैं दोबारा गेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो कहता है कि तुम ना अपनी जो की पेयर है उसको ब्राउज करो, यहाँ पर कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, जो की तुमने इस इंस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो क्या की थी, डाउनलोड की थी। मैं उसको ब्राउज करता हूँ और मैंने उसको Win19 से जो है वो मैंने सेव किया था। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये लंबी चौड़ी की जो है उसने खुद ब खुद यहाँ पे पिक कर लिया। और पासवर्ड गेट करने के लिए मुझे इस की को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट पासवर्ड, और जैसे मैंने डिक्रिप्ट किया तो उसने मुझे एक पासवर्ड जो है वो साइन कर दिया। तो ये पासवर्ड आप यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आप ओके कर दें। यस, now is connecting me with my Windows 2016 server. यार ये आप आरडीपी कर चुके हैं अपने विंडोज सर्वर के ऊपर 2016 के ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी है, आपके पास इंटरनेट भी है, मतलब कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके पास इंटरनेट भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो लेट मी ओपन दिस। तो दिस पीसी पे आए और यू गाइस कैन सी के 30 GB हमें जो है वो रूट वॉल्यूम जो है उस वक्त एलोकेट हुआ था, और वो 30 GB आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 29.9 GB, और 13 ऑब्वियसली यूज हो चुका है। तो अब बात हो रही थी, एक चीज मैं ऐड करता हुआ जा रहा हूँ बस के मैंने कहा था वहां पे आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच करेंगे ना तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वहां पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम जब अटैच करेंगे, EBS वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पर जाना पड़ेगा डिस्क मैनेजमेंट में, बिल्कुल ऐसे ही। डिस्क मैनेजमेंट में जाके जैसे आप अपनी ड्राइव जो है अपनी स्पेस से ड्राइव एलोकेट करते हैं, वो काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपको बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल उसके बाद आपको यहाँ पर वो स्टोरेज जो है, जो एक्स्ट्रा स्टोरेज आप वहां पर अटैच करके आएंगे, वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। तो कुछ लोगों को आइडिया है, जिनको आइडिया नहीं है मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। नहीं आ रही है। कीवर्ड याद नहीं आ रहा जिससे हम इसको देख सकते हैं। क्या यार, कीवर्ड क्या है इसको यहाँ से निकालने के लिए? मेरे माइंड में इस्तेमाल ही रहा। किसी को याद है तो यार बताए।
डिस्क मैनेजमेंट, DSK लिखो, ये स्लो बहुत हो रहा है यार। मैं यार टाइप ही नहीं कर पा रहा। विंडोज के बटन पे राइट क्लिक करें। किसके बटन पे? विंडोज की राइट क्लिक कीजिएगा। सर माई कंप्यूटर में भी राइट क्लिक करके मैनेज में जाके आप देख सकते हैं। ये डिस्क मैनेजमेंट। ओह सॉरी, डिस्क मैनेजमेंट नीचे था। नहीं यार, यहाँ पर आकर ना आपको जो भी वो EBS आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नजर आ रहा होगा, उसको आप खोल के तो बिल्कुल वॉल्यूम जो है उसको यहाँ पर आप उसका फॉर्मेट चेंज करेंगे और उसके बाद आप उसको एलोकेट करेंगे। ड्राइव का जो भी नाम रखना है आप वो रखेंगे और उसके बाद वो आपको जो बंदा करना चाहता है कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर बिलिंग पड़ती है, इसलिए लिहाजा मैं करके नहीं दिखा रहा, लेकिन मेथड बहुत सिंपल है, इसी तरीके से आप कर रहे होंगे। ठीक है, सो नॉट अ बिग डील, कोई मुश्किल काम नहीं है जो मैंने आपको बताया, आसान काम है। लेकिन आइडिया इसके जो चीज़ बताई है मैंने वो इस तरह से है कि आप वहाँ पे EBS वॉल्यूम अटैच करके भी आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो EBS वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम नजर नहीं आएगा, वो आपको बेसिकली फॉर्मेट करना पड़ेगा। Mostly RDP is not secure way to connect to a machine, so I cannot be change the port number. Default of RDP can be way to connect. इसी यार मेथड बहुत हैं, 7 मेथड बहुत हैं कनेक्ट करने के। ये तो हम जरा एक लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम डेफिनेटली हम डायरेक्टली इस तरह ओपन पब्लिक नेट के थ्रू नहीं कर रहे होते। हमारी साइट पे नेटिंग भी होती है और फिर VPNs की टनल भी बनी होती है हमारे कॉर्पोरेट डाटा सेंटर और AWS के दरमियान साइड टू साइड VPN की टनल्स होती हैं, फिर इस तरह सिक्योर वे से हम इसको कर रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट वे, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम तो VPN की भी बात नहीं की हमने। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी मेथड्स हैं एंड वी ऑलवेज अडॉप्ट अदर मेथड्स, सिक्योर वेज टू कनेक्ट। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट योर विंडोज इंस्टेंस। तो मैं इसको बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ और क्लोज करने के बाद जैसा कि मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप इनको जो है ना एटलीस्ट फिलहाल हमें विंडोज इंस्टेंस की जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। ओके यार, हमने अब स्टार्ट करना है लोड बैलेंसर, बट आई गेस वी शुड टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद ही एक दफ़ा इसको हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम एक कंटिन्यूटी में इसको कंटिन्यू कर सकें। क्या ख्याल है जी आप लोगों का? किसी ने ब्रेकफास्ट करना हो, टी शी पीनी हो?